बच्चों, मैं संगीता तोमर, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई, शिक्षा खंड शिलाई, जिला सिरमौर, आप सबका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मैं अध्याय 6 का 5वां भाग लेके आई हूँ और इससे पहले हमने 4 भाग पिछली वीडियो में कवर कर लिए। तो आज जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है वो है 14वीं शताब्दी का संकट। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम यहाँ पर मध्यकालीन यूरोपीय समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्यकाल किसे कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 9वीं शताब्दी से लेकर जो 16वीं शताब्दी का जो काल है, इसको यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल कहा जाता है। तो जो ये 14वीं शताब्दी का जो संकट है, ये भी इसी काल की एक घटना है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 14वीं शताब्दी में ऐसे यूरोपीय समाज में क्या क्या ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण यूरोपीय इतिहास में जिसको कि 14वीं शताब्दी का संकट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पर्यावरण में परिवर्तन। किस प्रकार का कि जो 13वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी यूरोप के पर्यावरण में पुनः परिवर्तन आया। अब जो गर्मी का जो स्थान था वो शीत ऋतु ने ले लिया और जो गर्मी का मौसम था वो बहुत छोटा रह गया। और कारण क्या हुआ कि जो भूमि की जो उत्पादन क्षमता थी वो बहुत कम हो गई और इससे घोर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। तो ये तो थी बात मौसम की। अब इसके साथ साथ जो भयंकर तूफान और जो सागरीय जो बाढ़ थी, इसने भी जो कृषि अधीन जो काफ़ी भूमि उसको नष्ट कर दिया। तो इससे जो स्थिति थी वो अधिक विस्फोटक बन गई और इसका क्या असर पड़ा, जो उस समय जो जनसंख्या का जो भाग जो यूरोप की जो जनसंख्या थी उस समय बहुत तीव्र गति से जो बढ़ रही थी, तो अब उनके पास जो संसाधन होते हैं वो कम पड़ गए और इससे क्या हुआ कि अकालों का जन्म हुआ। तो 1315 ईस्वी से लेकर 1317 ईस्वी के दौरान यूरोप में बहुत सारे भयंकर अकाल पड़े और जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। और दूसरे और जब चरागाहों की कमी हुई तो पशुओं के लिए भी पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं हुआ और जिसका क्या परिणाम हुआ कि 1320 ईस्वी के दशक में बड़ी संख्या में पशु मारे गए। तो ये तो थी बात पर्यावरण के परिवर्तन की। अब दूसरा जो हमारा 14वीं शताब्दी का संकट रहा वो रहा चांदी की कमी। कि जो 14वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया और जो सर्बिया, वहाँ पर चांदी की कमी आ गई और जो ये दोनों देश थे इसमें विश्व की सर्वाधिक चांदी की खानें थी और यहाँ से अन्य जो यूरोपीय देश थे वहाँ पर चांदी का निर्यात किया जाता था। तो उस समय अधिकांश यूरोपीय देशों में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था। तो जब इस धातु की कमी आई तो इससे व्यापार जो था उसको जबरदस्त आघात लगा। और कारण क्या था कि जो चांदी के अभाव में जो मिश्रित धातु की जो मुद्रा का दोबारा से जो प्रचलन हुआ था, इसे व्यापारी स्वीकार करने को तैयार न थे। तो ये तो था हमारा दूसरा संकट। अब तीसरा बात करते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। जो ब्यूबोनिक जो प्लेग है, ये प्यारे बच्चों इसी तरह की बीमारी थी जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो कोविड-19 से ग्रस्त है, उसी तरह से यूरोपीय समाज में ब्यूबोनिक नाम का जो ये प्लेग था ये फैला हुआ था। तो ये किस प्रकार की बीमारी थी? सबसे पहले तो जो ये बीमारी थी ये चूहों से फैलती थी और इसे काली मौत भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बीमारी जिस भी व्यक्ति को लगती थी उसका रंग काला पड़ जाता था। और सबसे पहले इस बीमारी के जो लक्षण हैं 1347 ईस्वी में सिसिली में देखने को मिला और यहाँ एशिया से व्यापार के लिए जो जलपोत आए थे उसके साथ चूहे आ गए थे और इससे वहाँ पर प्लेग फैल गई और शीघ्र ही ये यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गई। तो जो ये बीमारी थी जिस किसी को भी लग जाती थी उसकी जो मृत्यु वो निश्चित थी। तो इस कारण से क्या हुआ कि प्लेग के कारण व्यापक पैमाने पर सामाजिक विस्थापन हुआ और जो आर्थिक मंदी थी उससे भी लोगों की जो स्थिति थी वो और अधिक गंभीर हो गई और कारण क्या हुआ कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा।
और जनसंख्या में जब कमी हुई तो इसके कारण मजदूर जो थे वो अब मिलने मुश्किल हो गए। और अब कारण क्या हुआ कि मजदूरों की जो मांग वो भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि पहले तो ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि बहुत सारे व्यक्ति तो मर गए थे। तो इसलिए जो बचे हुए मजदूर थे अब उन्होंने मजदूरी की मांग की कि हमारी जो मजदूरी है वो बढ़ा के दी जाए। तो इसके चलते मजदूरों की जो दरों में जो उनकी मजदूरी जो थी वो 250% तक की उसमें वृद्धि होगी। और दूसरी ओर मजदूरों की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी जो मूल्यों में गिरावट के कारण जो उस समय जो सामंत होते थे उनकी आय बहुत कम होगी। तो इसके चलते उन्होंने मजदूरी संबंधी जो कृषकों के साथ किए गए समझौते का पालन बंद कर दिया। तो इस कारण कृषकों एवं सामंतों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। तो ये तो थे हमारे 14वीं शताब्दी का संकट। अब यहाँ पर हम आज जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आप सब इसको ध्यानपूर्वक से सुनना और अपनी कॉपी पर नोट करना। तो क्या है ये टॉपिक? राज्यों का गठन। किस प्रकार के राज्य? कि जो 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ। और मध्यकाल में जैसे हमें मालूम ही है कि पहले तो ज़्यादातर सामंतों का बोलबाला था, उनके पास असीम शक्तियाँ थी, लोगों में कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती थी और सभी लोग जिस सामंत के पास या जिस जागीर में रहते थे वो अपने आप को वहीं का ही निवासी मानते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी के आरंभ में परिस्थितियों में परिवर्तन आया। अब राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे मैं आपको बताऊंगी कि जो ये राष्ट्रीय राज्य थे इसके उत्थान के क्या क्या कारण रहे। मतलब कि जो ये राष्ट्रीय राज्य ये क्यों वहाँ पर यूरोप में इनकी एक तरह से स्थापना हुई या क्यों इसका उत्थान हुआ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जो उत्तरदायी जो कारण रहे वो था सामंतवाद का पतन। सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा कि मध्यकाल में जो सामंत होते थे वो बहुत शक्तिशाली होते थे, उनके पास अपनी सेना होती थी, वो अपने सिक्के जारी करते थे और उनके अपने न्यायालय होते थे और जहाँ पर वो मैनर में रहते थे वहाँ पर वो लोगों के मुकदमों के वे डिसीजन भी लेते थे। और इसके साथ साथ उनको लोगों पर कर लगाने का अधिकार था और यहाँ तक कि जो शासक होता था वो भी उनके प्रभावाधीन होता था। तो उस समय की बात जब सामंत प्रथा थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन आया। अब सामंतों के जो घोर अत्याचारों के कारण लोग उनके विरुद्ध हो गए और धर्म युद्ध में जब भाग लिया सामंतों ने तो उससे भी बहुत सारे सामंत मारे गए। तो इससे भी उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा और अनेक सामंत अपनी जागीरों को छोड़कर शहरों में आ बसे। तो इससे उनकी शक्ति कम हुई और इसके अतिरिक्त सामंतों के जो आपसी झगड़ों ने भी उनके पतन का डंका बजा दिया। तो जो ये सामंतों का जो पतन हुआ ये भी राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान की इसने आधारशिला को तैयार किया। अब दूसरा, चर्च का प्रभाव। जैसा कि हमने देखा कि जो शुरू में या मध्यकालीन जो यूरोप में हमने देखा था कि चर्च जो थी वो एक बहुत ही प्रभावशाली संस्था थी। लोगों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर था और लोग जन्म से लेकर कब्र तक पूरी तरह से चर्च पर निर्भर होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब चर्च के पास अपार संपत्ति आई तो शीघ्र ही चर्च जो था वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। तो जो चर्च से संबंधित जो लोग थे, चाहे वो पोप है चाहे बिशप है, वो सब अब विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगे। और इसके साथ साथ चर्च में अनैतिकता और लोगों का चर्च के प्रति अब जो श्रद्धा थी वो खत्म होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि अब जो चर्च के खोखले जो रीति रिवाज थे अब लोग उसको मानने को तैयार न थे। तो इस तरह से जब दूसरा जब धर्म युद्ध हुए तो उसमें भी क्या हुआ कि जो पॉप जो लड़ रहे थे धर्म युद्ध में, जब उनकी हार हुई तो इसका भी यूरोप के समाज में लोगों में जो पॉप की जो छवि थी वो खराब हुई और जो चर्च का जो सम्मान था उसको भी गहरा आघात लगा। परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के लिए ये अवसर अब स्वर्ण था। अब दूसरा, इसके बाद जो बात करते हैं धर्म युद्ध।
कि धर्म युद्ध जो था वो किस प्रकार से राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान का कारण बना। कि जो धर्म युद्ध थे, जबकि ये यूरोपीय ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में लड़े गए। और इन धर्म युद्धों का प्रमुख कारण तो जेरूसलम जो जगह थी उसको लेकर ये युद्ध लड़े गए। लेकिन इन धर्म युद्धों में बड़ी संख्या में सामंत मारे गए और इससे उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। और चर्च के इन युद्धों के दौरान यूरोपीय शासकों को पूर्वी देशों में जो वहाँ की जो प्रचलित शासन व्यवस्था थी उसकी जानकारी प्राप्त हुई। तो जब उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पर उनकी जो निरंकुश राजतंत्र जो प्रथा थी उससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस प्रणाली को अपने यूरोपीय देशों में लागू करने का भी निर्णय किया। तो यूरोप में फैली अराजकता को दूर करने के उद्देश्य से लोगों ने भी इस दिशा में शासक को पूरा सहयोग दिया। तो इस तरह से धर्म युद्ध भी राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान का एक कारण बना। हमारा यहाँ पर दूसरा जो प्रमुख जो कारण रहने वाला है वो है मध्य वर्ग का उत्थान। जी हाँ, जो ये मध्य वर्ग जो था जिसमें कि धनी और व्यापारी लोग शामिल थे, उन्होंने भी व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन हेतु क्या किया कि जो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना में बड़ा सक्रिय सहयोग दिया। उन्होंने जो सामंतों के जो पहले घोर अत्याचार लोगों पर किए जा रहे थे उसको लोगों को उससे बचाया और जो समय अराजकता का जो वातावरण बना हुआ था उसको दूर करने के लिए उन्होंने निरंकुश राजाओं के हाथ मजबूत करने का निर्णय किया। क्योंकि उस समय संसद में कुलीन वर्ग का बोलबाला था, तो इसीलिए जो ये मध्य वर्ग था वो ये सोचता था कि अगर राजा को सर्वोच्च बनाया जाए, तो इसीलिए उन्होंने राजा को सर्वोच्च बनाने के लिए क्या किया कि राजा को नियमित कर देने का वचन दिया। तो जब राजा को कर मिला तो कर के द्वारा उसने एक अपनी शक्तिशाली सेना का गठन किया। तो जब राजा के पास अपनी शक्तिशाली सेना हो गई तो उसने सामंतों का दमन कर दिया और इस तरह से जो मध्य वर्ग का उत्थान जो था ये भी राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान का एक कारण बना। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है शक्तिशाली शासकों का उत्थान। कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में कुछ शक्तिशाली शासक हुए जिनमें कि सबसे पहले तो फ्रांस का लुई 11वां, इंग्लैंड का हेनरी 7वां, स्पेन का फर्डिनेंड और इजाबेला, ये जो सारे शासक हुए इन्होंने सबसे पहले तो एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। और किस तरह की सेना? जिसको कि बंदूकों और बड़ी बड़ी तोपों से लैस किया गया। और इस सेना के सहयोग से इन शासकों ने जो सामंत जो उस समय होते थे उनकी शक्ति को बड़ी आसानी से उसका दमन किया। और दूसरा क्या कारण था कि जो सामंतों की जो सेना थी वो कमज़ोर थी और उनके जो युद्ध के जो ढंग थे वो अभी भी पुराने थे, तीर और तलवार। तो जब वो तोपों के सामने जो राजा की तोपों से लैस जो सेना थी उसका वो सामना नहीं कर सके। तो इस तरह से जो ये शक्तिशाली जो शासकों का जो उत्थान था ये भी राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान का एक कारण बना। और हमारा जो अंतिम जो यहाँ पर पॉइंट है वो है विद्वानों के लेख। तो जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कि अपने कुछ ऐसे लेख लिखे जिससे कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। और कौन कौन से लेखक हुए उस समय? जैसे इटली के लेखक मैकियावेली, फ्रांस के लेखक बोधनी, इंग्लैंड के लेखक थॉमस हॉब्स जो था, इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे इसका लोगों के ऊपर बहुत जादुई प्रभाव पड़ा। और इनका मेन जो लेख होते थे उसमें इन्होंने निरंकुश राजतंत्र की खूब प्रशंसा की और साथ में इन्होंने जो चर्च में फैले भ्रष्टाचार उन सबको इन्होंने अपने लेखों में उजागर किया और जिसका लोगों के ऊपर जादुई प्रभाव पड़ा और लोगों ने राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में राजा को सहयोग किया। तो इस तरह से आज का हमारा जो ये टॉपिक ये यहीं पर ख़त्म होता है और इसका जो हम अगला भाग वो आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और अंत में जय हिंद, जय भारत।